नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम किसकी चर्चा कर रहे थे, यानी पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे थे। अब इसके बाद में जहां हमने बंद किया था, यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है पश्चिमी, उसको अपन ने दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थल। और यहाँ पर अगर अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उनका जो विभाजन है अरावली से जो अलग होता है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। फिर हमने देखा था कि ये जो प्रदेश है इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें मिट्टी किस प्रकार की है, तो बलुई, बालू या रेतीली मिट्टी अपन कह सकते हैं। यह मिट्टी की विशेषता क्या है, ये जल ग्रहण क्षमता इसकी सर्वाधिक है, लेकिन जल धारण क्षमता बहुत ही कम है। इसलिए यानी यहाँ पर बारिश होते ही पानी जमीन के अंदर चला जाता है और एक दिन के बाद भी हमें क्या है, ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है। उसके कारण यानी कहने का मतलब इसकी जल धारण की क्षमता कम है। अब बात करते हैं इसके बाद में, यानी यहाँ पर अपन ने चर्चा की थी सम जैसलमेर की। तो जो सम जैसलमेर है वो वनस्पति रहित गांव है। वनस्पति रहित गांव यानी वहां पर पेड़ पौधे या वनस्पति का बिल्कुल से क्या है, अभाव पाया जाता है, बिल्कुल रेत ही रेत है। ठीक है। अब उनको राजस्थान का थंडर बोल्ट भी कहते हैं। उन्हें राजस्थान का थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है पूछे तो सम जैसलमेर। अब यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इनके पूर्वी जो सीमा है वो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी, यानी पूर्वी सीमा के बाद में हमने क्या पढ़ा था कि इनका ढाल किस और किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो हमने ढाल के बारे में बात की थी, तो इसका ढाल पढ़ लिया था। इसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर, यानी राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश था उनको हमने अलग अलग पार्टों में विभाजित किया। यानी इस साइड वाला ये हो गया महान रेतीला मरुस्थल। महान रेतीला मरुस्थल या अपन कह सकते हैं इसको शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको दो भागों में अपने बांटा था, यानी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को। पहला था शुष्क मरुस्थल या महान रेतीला मैदान, और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो, अगर इनकी बात करें, ये दो भागों में हमने बांटा था, किसके आधार पर बांटा था, तो वर्षा रेखा के आधार पर। अब कौन सी वर्षा रेखा है जो यानी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको दो भागों में विभाजित करती है। अब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इनके पश्चिम में अगर अपन कहें तो महान रेतीला मरुस्थल है, और इसके पूर्व में कहें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अब यहाँ पर अपन बात करें, देखो यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं। पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल है इसमें टोटल जिले कितने हैं। तो यहाँ पर बात करें तो टोटल 18 जिले इसमें शामिल हैं। इसमें जो नया बना है यानी सीकर और झुंझुनू से, वो शायद जहां तक अरावली, मेरा अनुमान है अरावली में आता है। ठीक है। और अगर बात करें सिरोही, तो सिरोही पूर्ण रूप से शामिल नहीं है, पश्चिमी सिरोही ही केवल शामिल है। तो पूरा जिला अपन संपूर्ण रूप से कितने जिले शामिल हैं इसमें, 18 जिले शामिल। ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वो बन सकते हैं। यानी आपको पूछे अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, तो 25 सेंटीमीटर करनी है। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये हो गया, और इनकी पूर्वी सीमा है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आपको पूछे महान रेतीला मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी है, तो महान रेतीला मरुस्थल की अगर पूर्वी सीमा आपको पूछे तो यानी कितना आ जाएगा, पूर्वी सीमा नहीं, यहाँ पर आएगा पश्चिमी सीमा। कौन सी? पश्चिमी सीमा। यानी महान रेतीला मरुस्थल की तो हो गई है पश्चिमी सीमा। अगर पूर्वी सीमा अपन बात करें तो 10 सेंटीमीटर आएगी इसमें। अगर पश्चिमी सीमा की अगर अपन बात करें, यहां पर अगर अपन बात करें ना, ये जो है
ठीक है, ये आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अपन बात करें महान रेतीला मरुस्थल की, महान रेतीला मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, इस महान रेतीला मरुस्थल है, इनकी पूर्वी सीमा सही लिखा है अपन ने, और इनकी कौन सी हो गई है, आठ सूचक मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बोलते थे, यहाँ पर पश्चिमी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक बार इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, यानी महान जो रेतीला मरुस्थल है उसकी पूर्वी सीमा अगर अपन बात करें तो यानी इसके पूर्व में कौन सी है और पश्चिम में कौन सी है, तो पूर्वी सीमा ये है और पश्चिमी सीमा ये है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पूर्वी सीमा कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। अगर अपन अर्ध सूचक की बात करें तो अर्ध सूचक की पश्चिमी सीमा होगी, यहाँ अर्ध सूचक की क्या होगी, पश्चिमी सीमा होगी। यहाँ पर थोड़ा पूर्वी कर दिया था हमने जल्दबाजी में, तो ये कई बार क्या है हो जाता है ऐसा। अब अपन बात करें यहाँ पर, ये अर्ध सूचक मरुस्थल है, इसकी पश्चिमी सीमा, तो इसकी कौन सी सीमा हो जाएगी, पश्चिमी सीमा। इनकी पश्चिमी सीमा है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है। तो इसके बाद में हमने देखा कि महान रेतीला मरुस्थल है उसमें कौन कौन से जिले हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। बाड़मेर आपको पूछे महान रेतीला मरुस्थल में पूर्ण रूप से शामिल जिला कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या किया था, अध्ययन। अब अपन आगे बात करते हैं महान रेतीला मरुस्थल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं महान रेतीला मरुस्थल, या अपन कह सकते हैं इनको यानी शुष्क मरुस्थल। क्या हो गया, शुष्क मरुस्थल। इनकी आज अपन चर्चा करते हैं, महान रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं, शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो पश्चिम रेतीला मैदान है, इनमें अगर बात करें अपन तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया बालू का स्तूप है। चलो इनके बारे में थोड़ा और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर अगर हम बात करें यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ चीजें आपको और पूछी जा सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं। यानी यहाँ पर अगर अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान की, तो ढाल अपन ने पढ़ लिया था। ढाल के बाद में अगर अपन बात करें पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इनमें यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे अपन बात करें ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे मैं मैप पे बता देता हूँ आपको। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अगर अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इस साइड में ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर आपको पूछे ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर आपको अगर मिट्टी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, वनस्पति के बारे में चर्चा कर ली थी, इसके बाद में हम बात करें कि इनका जो क्षेत्रफल से संबंधित हमने बात नहीं की थी। यानी इनका जो टोटल जो क्षेत्रफल है, यानी
पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल। तो पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,09,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब देखो यहां पर अगर अपन अपने 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, अगर ये संपूर्ण मरुस्थल है, इसमें ये अपन कह नहीं सकते कि सारे में मरुस्थल नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये संपूर्ण रूप से न होकर के यहाँ पर जैसे 56 की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर अपन बात करें नाकोड़ा पर्वत है, इस साइड में जो छोटी छोटी पहाड़ियां भी आती हैं, इस साइड में यहाँ नागौरी उच्च भूमि भी आती है। नागौरी उच्च भूमि में भी कुछ जैसे कुचामन की पहाड़ियां ये भी इसमें शामिल हैं। झुंझुनू और सीकर में भी कुछ पहाड़ियां इसमें शामिल हैं। इधर अगर अपन बात करें तो घग्गर का मैदान भी इसमें आता है। तो इसमें अपन कहें तो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से कितने वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, तो अगर अपन अब यहां पर कह सकते हैं मूल रूप से मरुस्थल, मूल रूप से अगर मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किमी में, क्योंकि अगर अपन 2,09,000 में बात करें 1,75,000 यानी लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। वहां पर कहीं ना कहीं पहाड़ी है, कहीं मैदान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको पूछे 1,75,000 वर्ग शुद्ध रूप से अगर अपन बात करें, मूल रूप से अगर अपन बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आपको सीधा पूछ लें कि पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है उनका क्षेत्रफल है कितना है, तो पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 2,09,000, मूल रूप से मरुस्थल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर ही फैला हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये संपूर्ण राजस्थान का ये 52% ही है। संपूर्ण राजस्थान का अगर बात करें तो ये कितने प्रतिशत में है, 52% में। अगर अपन बात करें यहाँ पर ये पश्चिमी मरुस्थल मूल रूप की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पर संपूर्ण की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान का 61.11% भाग ही है। 61.11% भाग। ये दो बातें बीच में रह गई थी इसलिए मैंने आपको दोबारा बताई है, यानी कोई भी चीज हमारे नॉलेज से अलग नहीं होनी चाहिए। इनके बाद में अपन बात करें रेगिस्तान मार्च, यानी यहां पर अपन बात करते हैं रेगिस्तान मार्च। अब ये रेगिस्तान मार्च क्या है, यानी रेगिस्तान मार्च की अगर अपन बात करें तो रेगिस्तान मार्च कहते किसे हैं, तो रेगिस्तान मार्च का मतलब है दोस्तों, यानी जो बालू का स्तूप हैं वो पवन के सारे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और उनका आगे से आगे बढ़ना या एक स्थान से रेत का दूसरे स्थान पर तेज गति से जाना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। मार्च का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। तो यानी यहां पर अगर अपन बात करें तो यानी पवन के द्वारा रेगिस्तान का आगे से आगे बढ़ना, तो यानी रेगिस्तान मार्च का मतलब हुआ पवन के द्वारा रेगिस्तान का आगे से आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। तो यानी रेगिस्तान मार्च में सबसे बड़ा सहयोग किसका है, तो यानी अगर अपन बात करें रेगिस्तान मार्च में तो सर्वाधिक योगदान की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक योगदान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का है। अपन बालू का स्तूप पढ़ेंगे, यहां पर आपको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनमें सबसे बड़ा योगदान है, सर्वाधिक योगदान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का है। इसे बरखान भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, बरखान। इन्हें बरखान भी कह सकते हैं अपन, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इनके बाद में अपन बात करें तो यानी सर्वाधिक रेगिस्तान, सर्वाधिक अगर अपन बात करें
रेगिस्तान, रेगिस्तान, मार्च। सर्वाधिक अपन बात करें तो रेगिस्तान है, मार्च की बात करें अपने तो किससे होता है? तो रेगिस्तान, मार्च। तो सर्वाधिक रेगिस्तान मार्च है। बात करें तो ये होता है पवन द्वारा। किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा। तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यानी रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं, यानी पवन के द्वारा जो रेगिस्तान का आगे से आगे बढ़ना है वो रेगिस्तान मार्च कहलाता है। अब रेगिस्तान मार्च में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का। ये वनस्पति रहित बालू का स्तूप होते हैं और पवन जैसे ही तेज गति से चलती है ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बरखान बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप भी कहते हैं। और अगर अपन बात करें रेगिस्तान मार्च में सर्वाधिक योगदान, जैसे अपन बात करें जल का है, पवन का है, किस प्रकार से, तो ये पवन का है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं अपन कि राजस्थान में जो अपर्दन होता है, अपर्दन भी सर्वाधिक पवनों द्वारा होता है। यह चीज भी नोट करने योग्य है। यानी अगर अपन इसकी भी बात करें तो यानी आपको पूछे राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किनके द्वारा होता है, ऑप्शन में आएगा जल के द्वारा, या आपको देगा पशुचारण के द्वारा, या आपको कह सकता है पवन के द्वारा। तो सर्वाधिक जो अपर्दन होता है या आपको दे दिया ऑप्शन में वनों की कटाई से सर्वाधिक अपर्दन होता है पवनों से। यानी जो राजस्थान में मिट्टी का जो कटाव है सबसे ज्यादा कौन करती है? पवनें करती हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको राजस्थान में अगर आपको थोड़ा चेंजिंग करके दे, आपको पूछ ले पूर्वी राजस्थान में या आड़ोती के पठार में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है, तो जल अपर्दन आएगा। अगर आपको स्पेशल नाम दे दे या पूर्वी राजस्थान नाम दे दे, जैसे आपको बोले कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है, तो अगर पूर्वी राजस्थान बोल दिया तब यहाँ पर जल आ जाएगा। अगर संपूर्ण राजस्थान की बात करता है तो पवन आएगा। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करता है तो भी पवन आएगा। तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। तो ये आपके ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं, कुछ जो यहाँ पर बीच में सीधे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बताई जाती हैं, उनको आपको कैचिंग पावर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये रेगिस्तान से संबंधित हो गया था अपना। तो रेगिस्तान की अगर अपन बात करें तो ये टोटल एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में है और ये संपूर्ण राजस्थान का 61.11% है। अगर बात करें मूल रूप से मरुस्थल, यानी जहां पर अगर यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उनको और मैदानी भाग को छोड़ दिया जाए उसे कहते हैं मूल मरुस्थल। तो मूल मरुस्थल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में, यानी टोटल राजस्थान का 52% है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये आपको मैंने बता ही दिया है, सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा? बरखान के द्वारा। और बरखान का योगदान होता है किन के द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। तो इस प्रकार अपर्दन में सर्वाधिक योगदान भी किसका होता है? पवन का होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें अपन बात करते हैं, दो भागों में अपने विभाजित किया था। एक तो था यानी शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। किसकी बात करते हैं? मरुस्थल, या अपन इसे क्या कह सकते हैं? महान रेतीला मैदान भी बोल सकते हैं। तो महान रेतीला मैदान या शुष्क मरुस्थल दोनों एक ही बात है। अगर आपको यहां से शुष्क मरुस्थल नाम न दे करके महान रेतीला मैदान कह दे, आपको क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि महान रेतीला मरुस्थल की पूर्वी सीमा कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है, तो यहां पर उत्तर देना है 25 सेंटीमीटर। सीधा आपको पूछ ले पश्चिमी मरुस्थल की, यहाँ शुष्क मरुस्थल नहीं पूछ करके पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा आपको पूछ ले तो 50 सेंटीमीटर आएगी। दोनों में बहुत अंतर हो गया। ध्यान से सुनिए, मैं पहले तो मैंने बोला है कि महान रेतीला मैदान या शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा,
यानी सॉरी पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि पश्चिमी मरुस्थल का कि पूर्वी सीमा कितना सेंटीमीटर है, तो आपको उत्तर देना है 50 सेंटीमीटर। दोनों में अंतर हो गया, दोनों को अलग से मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। तो शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से अभी आपको बता देता हूं। एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और जो दूसरा है 1 नंबर, और जो दूसरा है वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखो अपन दो के बारे में चर्चा की है, तो यहां पर अगर अपन बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यहां पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इनके अंदर सिर्फ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को छोड़ें तो उनसे आगे सारा का सारा क्या आ जाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आ जाता है। जैसे मैप में आपको बताना चाहूं मैं, ये जैसे राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। यहां पर अपन बात करें ये क्या हो गया, पश्चिमी मरुस्थल हो गया। तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर हमने फिर से दो भागों में बांटा था। वो कौन सा था, जैसे ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसमें हमने ये शुष्क मरुस्थल माना था, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल है, उनमें दो प्रकार के हो गए, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो केवल यहां पर ये इतना भाग छोड़ करके ये है बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश, और बाकी जो एरिया हमने ये छोड़ा है ये है बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश। तो इस प्रकार इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। अब देखते हैं सबसे पहले अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसमें सबसे पहले एक तो हम बात करेंगे सेज के बारे में, यानी किसके बारे में, सेज के बारे में, सेज के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे हम्मादा के बारे में कि हम्मादा क्या है, हम्मादा क्या है। इसके बाद में अपन बात करेंगे हम्मादा के बाद में रेग के बारे में, इसके बारे में रेग के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और इनका जो विस्तार है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ, ठीक है। यानी बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश का। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट पेज की अपन बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं अपने, यानी बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो पश्चिमी जो मरुस्थल हमने निर्धारित किया था, यहां पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब है ऐसा क्षेत्र है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। यानी वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर है पथरीली चट्टाने, वहां पर क्या है पथरीली चट्टाने। जैसे हम बात करते हैं यहां पर ये जो एरिया, तो यहां पर आ गया, जैसे बात करते हैं यहां पर है पोखरण, यहां पर है अगर बात करें बाड़मेर में हम, तो बाड़मेर के अंदर ये आता है पोखरण के बाद में बालोतरा। अब नया जिला बालोतरा ही बन गया है तो सीधा ही बालोतरा लिख देते हैं। जैसे इनको अपन इस प्रकार से बनाएं तो बेहतर रहेगा। देखो
हमने की बात की बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश की। तो इस प्रकार से ये बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, तो इधर बात करते हैं अपन पोखरण, पोखरण जैसलमेर की। इधर आ गया फलोदी, अभी फलोदी जिला बन गया है फलोदी। और यहाँ पर कौन सा आ गया, बालोतरा जिला आ गया, तो बालोतरा। तो यानी इसके बीच में जो एरिया है किनके, पोखरण जैसलमेर के, फलोदी के और बालोतरा के बीच में, ये जो मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पथरीली चट्टाने, यहाँ पर नीचे क्या है, पथरीली चट्टाने हैं। तो इनको अपन कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किन किन के मध्य है, ऑप्शन में दे दे पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में, ऑप्शन में दे दे आपको फलोदी, जोधपुर और बालोतरा के बीच में, ऑप्शन में आपको मिल जाए पोखरण, सांचौर और बालोतरा के बीच में। इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना पोखरण जैसलमेर, फलोदी फलोदी है ही, और बालोतरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है ही। तो इन सब के बीच में जो पथरीली जो चट्टानों युक्त जो प्रदेश है मरुस्थल के अंदर, उसको बोला जाता है बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। इनको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट है, तो यानी यहाँ पर जो ये पथरीले चट्टानों युक्त जो मरुस्थल है इनको हमादा कहा जाता है। यानी पथरीले चट्टानों युक्त मरुस्थल को हमादा कहते हैं। ये हो गया उत्तर। आपको पूछे हमादा क्या है, तो उत्तर होना चाहिए चट्टानी मरुस्थल। चट्टानों से युक्त जो पथरीली चट्टाने हैं उनसे युक्त जो प्रदेश है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हमादा। उनको क्या कहा जाता है, हमादा। अब बात करें अपन इर्ग क्या है, नहीं सॉरी रेग की बात कर रहे थे अपने, तो यहां पर बात करते हैं अपने रेग के बारे में। तो यानी ये जो मरुस्थल है इनके चारों ओर यहां पर, यानी ये जो एरिया है, यानी यहां पर इसके आसपास के अंदर है, ये जो पथरीला मरुस्थल है इनके चारों ओर रेत और पथरीले मरुस्थल का मिश्रण है, यानी कंकड़ पत्थर युक्त भूमि बोला जाता है उसको। यानी रेत के रेत के साथ साथ इतने बड़े बड़े क्या हैं, कंकड़ पत्थर हैं। आप फलोदी में जाओगे तो वहां पर अपन देख सकते हैं कि जो पत्थरों का क्या है बिछाव सा नजर आएगा आपको भूमि पर, तो उसके बीच में रेत भी है और पत्थर भी। तो उस प्रकार की जो मिश्रित कंकड़ पत्थर युक्त भूमि है उनको रेग कहा जाता है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो ये क्या है, रेग है। रेग मरुस्थल है, ये कौन सा मरुस्थल है, रेग मरुस्थल। अब रेग मरुस्थल क्या है इनके बारे में अपन बात करें तो यानी कंकड़ पत्थर युक्त रेतीला प्रदेश। कंकड़ पत्थर युक्त जो रेतीला प्रदेश है उसको रेग कहा जाता है। यानी पूर्ण रूप से जो पथरीला है उसको तो हमादा कहा जाता है। जहां पर पथरीले और मरुस्थल और रेत का जहां मिश्रण है उनको कहा जाता है रेग मरुस्थल। तो ये दोनों चीज आपको पूछी जा सकती है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कंकड़ पत्थर युक्त रेतीला जो मरुस्थल है उनको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में मिलेंगे हमादा, रेग, इरग, या आपको कह सकता है शुष्क मरुस्थल। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, रेग। ठीक है, इस प्रकार यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये हो गया पश्चिमी मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है, पथरीली चट्टाने होने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा रहता है और वैसे भी यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सोलर जो प्लांट है वो सक्सेस है। अब सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर विकसित की गई है। तो यह चीज भी अपन लिख लेते हैं कि
अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर सेज है। क्या है? सेज, SEEZ। यानी सेज क्या है, यानी जो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर सोलर, जो सौर ऊर्जा है उनके प्लांट लगाए गए हैं, उसे सेज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे सेज क्या है, तो यानी राजस्थान सरकार द्वारा विकसित सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, तो यानी राजस्थान सरकार द्वारा विकसित सौर ऊर्जा प्लांट है, उन्हें कहा जाता है सेज। तो सेज किन जिलों में फैला हुआ है, यह क्वेश्चन काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि सेज से संबंधित जिले हैं। क्या पूछेगा? सेज से संबंधित जिले हैं। तो यहाँ पर अब वर्तमान में तो बीकानेर को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो सेज में जो सम्मिलित जो जिले हैं, सेज में सम्मिलित जिले हैं उनमें जैसे जैसलमेर। ठीक है, अब वर्तमान में आ जाएगा फलोदी, और आ जाएगा बालोतरा, और इस साइड में अपन चौथा जिला कह सकते हैं बीकानेर। तो इस प्रकार ये बीकानेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर में जो सरकार के द्वारा सेज स्थापित किया गया, यानी सौर ऊर्जा प्लांट्स जो स्थापित किए गए उन्हें सेज कहा जाता है। तो सेज से संबंधित जिलों के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा और बीकानेर। ये हमारा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो नेक्स्ट अपन बात करें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो यानी बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है उनकी अगर अपन बात करें तो यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश से इसे कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको मैं बता देता हूं। ये जो राजस्थान है, राजस्थान में ये हमने माना था कौन सा, शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, यानी इसको छोड़ करके, यानी इसको बालू का स्तूप, ये जो टोटल भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहा जाता है, ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का। ठीक है, अब बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों की। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी सीधे तौर पर हम कहें तो यानी जो छोटे मोटे जो टीले हैं, उन टीलों के जो प्रकार हैं, उनको जो टीले हैं उन्हीं को बालू का स्तूप कहा जाता है। देसी भाषा में आप बालू का स्तूप की बात करें तो बालू का स्तूप है वो की है, तो यानी टिब्बा जगह अपने रेत का जगह टिब्बा है पश्चिमी राजस्थान में, बानी बालू का स्तूप के। बालू का यानी बालू का मतलब हो गया बालू रेत, स्तूप का मतलब हो गया टिल्लो। ठीक है, पिरामिड, पिरामिड कहता नहीं बी साहब, तो आपने की याद है रेत का जगह पिरामिड बनेड़ा है, बानी के कहें बालू का स्तूप कहें। तो आपने बात समझ में आ गई होगी। अब बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश को मतलब वो हो गयो जगह टिब्बा हूँ, जगह जो मरुस्थल का टिब्बा ही बिन बालू का स्तूप युक्त कह दें, और जगह का टिब्बा को नहीं पथरीली चट्टान है बिन कह दें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बात करेंगे यहाँ पर अपन बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश में बालू का स्तूपों के प्रकार की, इनके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें बालू का स्तूपों के प्रकार की, यानी बालू का स्तूपों के प्रकार। तो यहाँ पर बात करें बालू का स्तूपों के प्रकार, तो सबसे पहले बालू का स्तूप की बात करें तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो अनुप्रस्थ
बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। टिब्बांगा, सीधी सी बात है, टिब्बांगो आकार का आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। कौन सो टिब्बो किस प्रकार को है, वही बात है। तो वही बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बाद में अगर अपन बात करें तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और उसके बाद में आ जाएगा बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। फिर आ जाएगा पेराम्बोलिक बालू का स्तूप। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो तारा बालू का स्तूप। उनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो हो जाएगा नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेक्स्ट अपन बात करें तो आ जाएगा सबर काफिज, सबर काफिज बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। उनके बाद में बात करें तो लानोज बालू का स्तूप। इस प्रकार हम बात करें तो बालू का स्तूपों के प्रकार कई हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन सा है, उसके बाद में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उसके बाद में बरखान, पेराम्बोलिक, तारा, नेटवर्क, सबर काफिज और लानोज। ये किस प्रकार के बालू का स्तूप हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। हम एक एक बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर एक एक बालू का स्तूप के बारे में पढ़ें तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो यहां देखो, जैसे पहले आपको इनके बारे में बता देता हूं, यानी पवन के समकोण, पवन के विमुख या पवन के यहाँ आएगा पवन के सम्मुख, क्या आएगा, पवन के सम्मुख, या पवन के समकोण पर बने बालू का स्तूप। यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से हैं, तो यानी यहां पर अपन बात करें तो पवन के सम्मुख या पवन के समकोण पर बने बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। देखो पवन के सम्मुख या समकोण किस प्रकार, जैसे यहां पर अपन बात करें, जैसे ये कोई पहाड़ है, क्या करते हैं अपन, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये धरातल। इस प्रकार यहां से पवनें आती हैं, जैसे ये क्या आ रही हैं, पवनें आ रही, ठीक है, इस प्रकार पवनें। अब पवनें क्या हैं, यहां से आते आते यहां पर टकराएंगे। अब देखो यहां पर आ गया पहाड़ या कोई पहाड़ी प्रदेश। अब देखो पहाड़ी कोई छोटी मोटी तो होती नहीं, यानी खूब सारा बड़ा एरिया होता है। उनको क्रॉस करने के लिए हवा जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगी तो वो आगे क्या आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा। तो पहाड़ आएगा तो वो बालू का स्तूप हैं वो बनने चालू हो जाए। कैसे कि जैसे ही हवा उनसे टकराएगी तो हवा ऊपर उठेगी और ऊपर उठ करके हवा क्या है, हवा की गति भी कम हो जाती है। जैसे ही वो पहाड़ी एरिया से टकराती है, ये क्या है, ये अपन कह सकते हैं पहाड़ी है। इस पहाड़ी से जैसे ही पवन टकराएगी तो पवन की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पवन धीरे धीरे क्या है,
ऊपर उठेगी, यानी यहाँ से गति कम होने के बाद में पवन ऊपर उठेगी और ऊपर से इसको पार करेगी। जब ये ऊपर उड़ती है तब इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गति कम होते ही यहाँ पर जो रेत साथ में लेके आई उनका यहाँ पर जमाव हो जाता है। यहाँ पर क्या है, रेत का जमाव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर रेत का जो जमाव होता है इस प्रकार, तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है, बालू का स्तूप या टिल्ला। अपन देसी भाषा में बोला तो पहाड़ी के जबकि साइड में पवन आ रही है पश्चिम दिशाओं, बिन दिशा का की है टिब्बो बन जाए। ठीक है, तो बिन के हैं यानी ओके हो गए होंगे, अवरोध हो गए एक प्रकार को। तो यानी पहाड़ी के लिए पवन के लिए क्या हो, अवरोध को काम करो। तो अवरोध को काम करो तो आगे ही तरीकों पहाड़ी आ गई और पवन इनू आई। तो पवन आई तो हटाएंगे सारा सारा जबकि रेत को टिब्बो बनाए हो, बिन के हैं, बिन बोले हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब बात तारा समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब। तो टाबरो आप बात करा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, तो आप सीधी देसी भाषा में बात करा कि जिये आंधी चले, आंधी के आगे जिया कोई पहाड़ी आ गई, तो पहाड़ी आ गई तो आंधी की क्या है, पहाड़ी के टकरा के गति कम हो जाए। अब आंधी हवा किने न किने तो हवा आवेगी बा जागी, इंगा टकरान तई हवा की है ऊपर उठेगी और सागे सागे टकरान तई आंधी को किया जोर कम हो जाए। जोर कम हुआ गो तो आ ऊपर उठेगी तो इंग सागे की रेत है बा इंग सारा सारा धीरे 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 इकट्ठी होगी और एक दिन क्या करेगी, बालू का स्तूप बना देगी, यानी टिब्बो बना देगी। तो बी टिब्बे ने क्या कहें, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहें। तो इस प्रकार हम बात करें तो ये दो चित्र आपको बना दिए। तीसरे की अगर अपन बात करें, इस प्रकार जो ये पवने हैं इनके समकोण पर यहां बने, ये जो समकोण पर बने बालू का स्तूप है उन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो एक हमारा क्लियर हो गया। अब इनकी बात करते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का क्षेत्र कौन सा है, इसकी बात करते हैं क्षेत्र। तो यहां पर बात करें अपन क्षेत्र, तो इनका जो क्षेत्र है वो है फलोदी, जोधपुर। इनका जो बात करें अपन फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, पल्ली व शेखावाटी प्रदेश। देखो सीधी सी बात है, जटे जटे पहाड़ी है, बटे बटे के पर कौन सा बालू का स्तूप मिलेगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेगा। जटे जटे पहाड़ी है, पहाड़ी जटे अवरोध को काम करें, बटे को बालू का स्तूप मिला बिन के अनुप्रस्थ। तो आ बात तो सीधी होगी कि जटे जटे पहाड़ियां फैला हुआ है, बटे बटे की है कि जी पवन उसका बालू का स्तूप बने बने के अनुप्रस्थ। तो इसी कौन सी है, फलोदी है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली और शेखावाटी में चूरू सीकर। चूरू को तो अपन नहीं मानेंगे, लेकिन झुंझुनू और सीकर का जो एरिया है वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अनुदैर्य बालू का स्तूप की। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो कौन सा हो गया, अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्य बालू का स्तूप। अब अपन बात करता हैं इन्हें एक नाम और भी बोले हैं, इन्हें शीप बालू का स्तूप भी कहें, शीप बालू का स्तूप, या इन बोले हैं समांतर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ये इनके नाम है। ठीक है, अब देखो इनको ये क्यों कहा जाता है, ये किस प्रकार के, यानी यहां पर अपन लिख देते हैं। तो बालू का स्तूप पवन के समांतर या पवन की दिशा के अनुरूप बनते हैं, यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो तो पवन की दिशा के अनुरूप नहीं बन करके विपरीत बनते हैं, यानी विपरीत होते हैं। और ये जो बालू का स्तूप है ये पवन के सम्मुख होते हैं। ठीक है, तो वो तो विमुख होते हैं और ये सम्मुख होते हैं।
तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं पवन के सम्मुख बने बालू का स्तूप। तो यहां पर किसी भी प्रकार से आपको पूछ ले अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है, शीप बालू का स्तूप क्या है, या समांतर बालू का स्तूप क्या है, तीनों एक ही चीज है। अब बात करते हैं ये कैसे बनते हैं। तो बालू का स्तूप है ये पवन के समानांतर या पवन की दिशा के अनुरूप बनते हैं। अब देखते हैं पवन की दिशा के अनुरूप कैसे। तो यानी जैसे अपन बात करें यहां पर जैसे ये पवनें चल रही है, क्या है यहां पर जैसे ये पवनें चल रही है, तो इन पवनों के दिशा के अनुरूप यहां पर इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं, इस प्रकार इनकी दिशा के अनुरूप, तो इनकी दिशा के अनुरूप यहां पर बनने वाले ये जो से अपन कह सकते हैं बालू का स्तूप हैं, ये जो बालू का स्तूप हैं ये जो बालू का स्तूप हैं ये क्या कहलाते हैं, यानी यहां से पवन इनकी दिशा के अनुरूप जहां इनकी लंबाई है उनके अनुरूप ही पवनें चलती हैं इस प्रकार। तो ये जो पवनें हैं इस प्रकार चलती हैं, तो ये बालू का स्तूप हैं ये पवन के समानांतर होते हैं। यानी जैसे इस प्रकार पवनें चलती हैं तो ये इस प्रकार लंबी दूरी में फैले हुए होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य या समानांतर, यानी पवन के दिशा के समानांतर होते हैं, या शिव बालू का स्तूप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं उनका क्षेत्र कौन सा है। तो अगर अपन बात करें इनके क्षेत्र की, अगर क्षेत्र की बात करें तो ये आपको मिलेंगे जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, यहां पर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा था यानी जो मरुस्थल पढ़ा था महान रेतीला मरुस्थल या अपन कह सकते हैं शुष्क मरुस्थल, वहां पर ये ज्यादातर मिलते हैं, वहां पर कोई प्रकार का अवरोध होता नहीं है। और जैसे पवनें पश्चिम दिशा से ज्यादातर आंधियां चलती हैं गर्मी के समय, तो पश्चिम दिशा से जैसे आंधियां चलती हैं तो उनकी दिशा के अनुरूप ये लंबे फैले हुए बालू का स्तूप होते हैं। इनके बाद में एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो बालू का स्तूप है ये कौन से हो गए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हो गए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है आपको पूछ लिया जाता है, क्षेत्र आपको याद रखना जरूरी है। यानी अपन कह सकते हैं शुष्क जो मरुस्थल है वहां पर इन बालू का स्तूपों का फैलाव ज्यादा मिलता है, कौन से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यानी कौन से बरखान बालू का स्तूप की। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा हो गया, बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप कौन से होते हैं, इसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो ये सबसे खतरनाक बालू का स्तूप होते हैं। खतरनाक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान को बढ़ावा देने में या रेगिस्तान के मार्च में सबसे बड़ा योगदान किनका होता है, बरखान बालू का स्तूप का होता है। तो इनके बारे में एक दो बातें लिख लेते हैं अपन। यानी अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक बालू का स्तूप, कारण क्या है इनके नुकसानदायक का, ये रेगिस्तान मार्च में सर्वाधिक सहयोग करते हैं। सर्वाधिक सहयोग यानी रेगिस्तान मार्च में, या अपन कह सकते हैं रेगिस्तान के फैलाव में
या रेगिस्तान के विस्तार में सर्वाधिक योगदान किन बालुका स्तूपों का है? तो बरखान बालुका स्तूपों का है। अब अगर अपन बात करें बरखान बालुका स्तूपों की एक विशेषता और होती है, ये वनस्पति रहित बालुका स्तूप होते हैं। ये जो बालुका स्तूप होते हैं ये क्या होते हैं? यानी वनस्पति रहित बालुका स्तूप होते हैं। ये कैसे? देखो हम बात करते हैं इनके बारे में, पहले मैं आपको समझा देता हूं। यानी यहाँ पर अगर अपन बात करें इन बालुका स्तूपों की, तो ये किस प्रकार बने हुए होते हैं? ये अर्धचंद्राकार रूप में बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ से अपन बात करें पश्चिम दिशा से जो पवनें आ रही इस प्रकार अपन बना देते हैं, यानी इस प्रकार ये बने हुए होते हैं, इस प्रकार ये बने हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ से ये इस दिशा से जो पवनें आते हैं पश्चिम दिशा से, इनका ढाल पवन के विपरीत होता है। इनका ढाल क्या है? पवन के विपरीत होता है। विपरीत का मतलब इस साइड में पूर्व दिशा में इसका ढाल बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर इसका ढाल क्या है? मंद होता है। तो यानी यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये चीजें अपन लिख लेते हैं, तो यहाँ से इस दिशा में इसका ढाल क्या है? इसका ढाल मंद होता है। अगर बात करें इस दिशा में, तो इसका ढाल तीव्र होता है। ठीक है, तो इस साइड में अगर बात करें पवन जिस दिशा से आ रही, जैसे पश्चिम दिशा से आ रही है, यहाँ पर अगर अपन बात करें पवन की, तो पवन किस दिशा में आ रही है? तो यहाँ पर अपन बात करें पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी दिशा, तो पश्चिमी दिशा से जो पवन आ रही है, तो यानी अपन बात करें इनके यहाँ इस साइड में जो ढाल होता है वो कम होता है, यानी मंद होता है, और इस साइड में अपन बात करें तो ढाल तीव्र होता है। जैसे अपन बात करें इस प्रकार से इनका ढाल होता है, तो यानी जो पश्चिमी दिशा है यहाँ पर कम होता है और आगे से इस प्रकार तीव्र ढाल होता है इसका। जब मैं देसी भाषा में बात करा तो मारा तो घना ही मजा ले रहा है। आंध का बालुका स्तूपा पर है नहीं, वहां पर तब्र होता नहीं, जब बारिश होड़ी होती है कोतली हो जनता है, और कोतलिया माँ रेत भर गए और ऊपर टिब्बे पर चढ़ गए और कोतले के ऊपर बैठ गए, फिर नीचे सड़ देने से आनता, बहुत मजा आता। वो बचपन हो, और बचपन तो की है कि एक ऐसी चीज है जिक्यों आप दापा को नहीं। आज भी आप यहाँ सोचा कि वो बचपन है वो वापस को नहीं आना। तो बचपन में सबसे ज्यादा आनंद होता है, और उस बचपन में हमने भी इन बालुका स्तूपों का आनंद उठाया है। ठीक है ना, तो हमारे महाराज को घर हो भी थोड़ी सी दूर में खेड़ा गया माँ एक टिब्बो हो, तो बट्टे भी मैं बिल्कुल आनंद ले गया अंता, कोतलिया भर गए, बारिश होती थी मैं ऊपर हूँ तिसलता और नीचे जानता, फिर वापस चढ़ गए और वापस कोतलिया पर बैठ के नीचे जानता, यानी इंडा लेता। तो आप बात करा आगे बरखान बालुका स्तूप के, तो बरखान बालुका स्तूप है ये सबसे खतरनाक या नुकसानदायक बालुका स्तूप कौन से होते हैं? तो यही होते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान भारत में या रेगिस्तान के बढ़ाव में या रेगिस्तान के फैलाव में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? इन्हीं बालुका स्तूपों का होता है। ये वनस्पति रहित होते हैं। क्यों होते हैं ये वनस्पति रहित? क्योंकि ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। जब तक यहाँ पर वनस्पति उगेगी उसके बाद में तुरंत बाद अगले साल ही, जैसे अब यहाँ है, इनके बाद में जो अगले साल है इनका परिवर्तन करके ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगले साल फिर ये परिवर्तन करेंगे और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार क्या है, हर बार ये क्या है, इस प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं इस प्रकार। तो यानी ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए इन पर जो वनस्पति जैसे उगती है उससे पहले ही ये अपना क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। इसके कारण अगर स्थायी कोई चीज होती है वहां पर तो वनस्पति उगेगी, तो बार बार वनस्पति वहां पर उगेगी, तो वहां पर तो फिर कटाव ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कटाव इनका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर वनस्पति उगने से पहले ये क्या कर लेते हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह वनस्पति रहित बालुका स्तूप होते हैं। तो यहाँ से अपन को याद रखना है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं क्षेत्र की, यानी यहाँ पर अपन बात करें इनका क्षेत्र कौन कौन सा है।
तो क्षेत्र आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। क्षेत्र में आ जाएगा फलोदी। अब फलोदी खुद डिस्ट्रिक्ट हो गया तो फलोदी हो गया। उसके बाद में अपन बात करें तो भालेरी, ये चूरू में पड़ता है। चूरू जो जिला है उसमें भालेरी जो गांव है वहां पर अपन देख सकते हैं बरखान बालू का स्तूप। इनके बाद में अपन बात करें तो मंडावा झुंझुनू के अंदर, मंडावा जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहां पर भी कौन से बालू का स्तूप है, यहां पर भी बरखान बालू का स्तूप। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बरखान बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फलोदी, भालोरी, भालेरी चूरू और मंडावा चूरू, यहाँ पर क्या है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट हम कौन से बालू का स्तूप के, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप की। किसकी बात करते हैं, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो पैराम्बोलिक जो बालू का स्तूप है उनकी अगर अपन बात करें तो ये किस प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें ये किस प्रकार के होते हैं, तो यानी ये इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, हेयर पिन के समान होती है इनकी आकृति। इसके समान, हेयर पिन के समान आकृति की अगर अपन बात करें तो इनकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है, हेयर पिन के समान होती है। जो लेडीज बालों में जो हेयर पिन लगाती है ना, भैया हेयर पिन तो थारों कोई छानी को नहीं, खास तो लड़का बात करूं ज्यादातर क्या है कि बगता हूँ ये चीज देखें हेयर पिन क्या लागेड़ी है, लिपस्टिक क्या लागेड़ी है, तो आ तो थारों कोई छाने को नहीं। जी हाँ, हेयर पिन की आकृति है, 20 तरीकों की है, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप है, बिंग आकृति बनेड़ी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करा कि ये बालू का स्तूप बनेड़ा क्या है। तो अगर अपन बात करें इनकी आकृति की तो ये इस प्रकार से फैले हुए होते हैं, इस प्रकार ये क्या है फैले हुए होते हैं, यानी सींग की तरह इसकी आकृति होती है। एक साइड में ये नकुले होते हैं, दूसरी साइड से क्या होते हैं चौड़े होते हैं, और इस प्रकार ये यहाँ पर ये जो रेत है अपन कह सकते हैं बिछी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है फैले हुए होते हैं। तो ये आकृति है किसके समान दिखाई दे रही है आपको, हेयर पिन के समान। तो एक साइड से ये एक दिशा इसकी क्या होती है नुकीली होती है, और दूसरी दिशा से ये क्या होते हैं, दूसरी दिशा से ये क्या होते हैं चौड़े होते हैं। ठीक है, तो दूसरी दिशा से ये क्या होते हैं चौड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो बालू का स्तूप है ये कौन से हैं, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। तो आप हम बात कर रहे हैं कि पैराम्बोलिक बालू का स्तूप की। तो पैराम्बोलिक बालू का स्तूप है ये इस प्रकार, आपको अगर पूछे तो इनकी आकृति पूछे तो हेयर पिन के समान कौन से बालू का स्तूप होते हैं, तो पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। ये एक दिशा से नकुले होते हैं सींग के समान। इनकी आकृति किसके समान होती है, या इसकी आकृति अपन कह सकते हैं सींग के समान होती है। तो इनकी आकृति सींग के समान, यानी अपन कह सकते हैं हेयर पिन के समान, या दूसरी तरफ अपन बोले तो सींग के समान इनकी आकृति होती है। एक साइड से नकुले होते हैं और दूसरी साइड से क्या होते हैं चौड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है उन्हें कहा जाता है पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। तो ये ज्यादातर संपूर्ण मरुस्थल में ही देखने को मिलते हैं। तो इनका अगर आपको क्षेत्र पूछे तो यहाँ पर अपने को करना होगा संपूर्ण मरुस्थल। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, साथ में हम सहायक भी कर लेते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पैराम्बोलिक बालू का स्तूप के बाद में यानी नेटवर्क बालू का स्तूप, इनकी बात करेंगे नेटवर्क बालू का स्तूप। तो जो नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क जो बालू का स्तूप है इनकी अगर अपन बात करें
तो ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किस प्रकार के होते हैं। इनके प्रत्येक की एक एक आकृति आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे गूगल से सर्च करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब होता है, नेटवर्क का आप समझते हो जाल, जाल किस प्रकार फैला हुआ होता है, ये आपको मैं आकृति बना करके बता देता हूं। जैसे इस प्रकार से ये बने हुए होते हैं, फिर इनकी दिशा होती है वो इस प्रकार भी होती है और इस प्रकार। जब हम ऊंचाई से इसको देखते हैं तो ये नेटवर्क के समान दिखाई देते हैं, यानी ये जो टीले हैं ये इस प्रकार भी बने हुए होते हैं, इस प्रकार इनकी आकृति भी होती है, ठीक है। और ये इस प्रकार भी इनकी आकृति होती है। तो यानी ये दूर से जो दिखाई देते हैं ये किसके समान दिखाई देते हैं, यानी नेटवर्क के समान दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क को मतलब क्या वह जाल होता है, ये वह जाल। तो यानी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जाल या नेटवर्क के समान होते हैं, ठीक है। तो जाल या नेटवर्क के समान क्या होते हैं, ये बालू का स्तूप होते हैं। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं इनके क्षेत्र की, यानी इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये नेटवर्क बालू का स्तूप है, इनकी अगर अपन बात करें तो नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो ये होते हैं हनुमानगढ़, मानगढ़ व इनकी सीमा से लगे, सीमा से लगे हरियाणा का क्षेत्र। तो इस प्रकार नेटवर्क बालू का स्तूप आपको कहां देखने को मिलेंगे, हनुमानगढ़ व इसकी सीमा से लगा हुआ हरियाणा का क्षेत्र। हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती है, यानी अपन बात करें हरियाणा का कौन सा जिला, हिसार फतेहाबाद। तो ये जो हिसार फतेहाबाद और सिरसा ये जो जिले हैं इनमें, और हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको किस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब होता है, यानी बालू का स्तूप पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं। और जब हम ऊंचाई से सैटेलाइट से इसको देखते हैं तो ये नेटवर्क के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं तारा बालू का स्तूप की। नेक्स्ट अपन बात करें यानी तारा बालू का स्तूप, तो नाम से ही स्पष्ट होता है इनकी आकृति किसके समान होती है, तारे के समान होती है। इनकी आकृति किसके समान होती है, तारे के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। तो इस प्रकार ये तारे के समान बने हुए होते हैं। ये क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, देखें यहाँ पर जैसे ये पवन आ रही है, यहाँ से रेत का कटा हुआ यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ से जब रेत आई तो यहाँ से कटा हुआ यहाँ पर आकर के जमा हो गई। यहाँ से जब रेत आई, हवा आई, तो यहाँ पर जो रेत उठ करके और यहाँ आ गई। तो इस प्रकार ये चारों तरफ से जो पवनें आती हैं, यानी आंधियां जो आती हैं उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से, तो कई बार ये कटाव करके और इसका आकार किसके समान बना देती हैं, इस टिल्ले का आकार तारे के समान बना देती हैं। तो इस प्रकार इनको क्या कहा जाता है, तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इनका नाम क्या हो गया, तारा बालू का स्तूप। तो इस प्रकार इसकी आकृति क्या होती है, तारा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है। और मुख्य बात इसमें क्या है कि अस्थायी पवनों द्वारा निर्मित होते हैं। अस्थायी मतलब कोई निश्चित दिशा वाली नहीं पवन होती है, यानी देसी भाषा में बोला तो उत्तराधी आंधी आगे, उगनी आगे, अथुनी आगे, दिखना दी आगे। सारी आंधी आवे, एक तो इली साइड में आओगी तो इन्हों कटाव कर देगी, इली साइड आ गई इन्हों कटाव करके इन्हें रेत गिर देगी। इन तरीकों की है जो टिब्बो है बिंगो आकार बिगड़ गए, किंग समान हो जाए, तारा के समान हो जाए। तो तारा के समान जो आकार बन जाए तो बिन के कह दें, तारा बालू का स्तूप कह दें। तो यो अपन देसी भाषा को प्रयोग अपन धीरे धीरे करा, वो भी अपने इंजॉय को साधन है, क्योंकि मातृभाषा में बढ़ के कोई चीज हो ही को नहीं, समझ गया। अब अपन बात कर रहे हैं किंग बारे में, तारा बालू का स्तूप की। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अस्थायी पवनों द्वारा निर्मित
यानी आपको क्वेश्चन पूछ ले अस्थायी पवनों द्वारा निर्मित बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो आपको उत्तर क्या देना है, तारा बालू का स्तूप। ठीक है, और इनकी आकृति तारे के समान होती है। अस्थायी का मतलब पश्चिम से भी पवनें आ जाती हैं, यानी ये पवनें हैं इस दिशा में, पश्चिम से भी आ गई, यहाँ पर पूर्व से भी आ गई, यहाँ पर उत्तर से भी आ गई, और ये दक्षिण से भी आ गई। तो यानी चारों तरफ से पवनें आती हैं या आंधी आती हैं, उनसे तारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और अगर इनके क्षेत्र की अगर अपन बात करें, किसके, तारा बालू का स्तूप का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो यानी अपन बात करें तारा बालू का स्तूप के क्षेत्र की, तो क्षेत्र इसका कौन सा है, तो क्षेत्र की बात करें तो यानी जैसलमेर, जोधपुर व सूरतगढ़। जैसलमेर में आप बात करें तो पोखरण, मुख्य रूप में पोखरण। जोधपुर में बात करें, जोधपुर को अपन मिटा करके क्या लिख देते हैं, फलोदी लिख देते हैं, क्योंकि वर्तमान में फलोदी नया जिला बन गया है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें किसकी, फलोदी की, तो यानी फलोदी और सूरतगढ़, और ये वर्तमान में है गंगानगर में, गंगानगर। और अनूपगढ़, क्योंकि अनूपगढ़ नया जिला बन गया इसके, इसलिए इसका नाम अलग से लिखेंगे, अनूपगढ़। यानी इस प्रकार, यानी ये जो तारा बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, सूरतगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में ये क्या पाए जाते हैं, ये तारा बालू का स्तूप हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करें इनकी, तो ये बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तारा बालू का स्तूप के बाद में, यानी सबर काफिज की, किसकी, सबर काफिज बालू का स्तूप। तो सबर काफिज बालू का स्तूप में वो कौन से हैं, तो यहाँ पर अपन देखें सबर काफिज बालू का स्तूप की, तो यानी जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं या जो झाड़ बोझे होते हैं, अपन बात करें खीपड़ी है, आगटो है, आगटे के अलावा खेर है, केर है, तो आंग है, बोझो है, तो बंग है, सारा सारा जी हवा चल है, बंग सारा कई दूर में एक टिबड़ी सी बन जाए छोटी सी, तो बिन अपन के कहा बैज की आकृति बन जाए, जी हाँ कटा कटा खींप के आसपास है, तो वह आकृतियां ही अपन सबर काफिज कहा, क्या कहा, सबर काफिज। तो सबर काफिज का आपको पता होना चाहिए, सबर काफिज कौन से होते हैं। तो सबर काफिज अगर बालू का स्तूप की अगर अपन बात करें तो देखो, यानी यहां पर नोट करते हैं अपने, यानी छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे बनने वाले स्तूप, तो यानी छोटे छोटे झाड़ियों के सहारे जो बनने वाले स्तूप हैं उनको क्या कहा जाता है, सबर काफिज कहा जाता है। जैसे अपन बात करें किस प्रकार ये बनते हैं, तो यहाँ पर बात करें, यानी आज की आप मान लिया खींप है, किया खींप है, आ खींप उगरी है, ओ मूलू की आपनू वो आपनू मान ले आ अपनी धरती है। तो यानी इस साइडों जब पवन आवेगी, इस दिशा से जब पवनें चलती हैं तो इनके आगे यहाँ पर, इनके आगे यहाँ पर क्या है, जो रेत बीच करके और यहाँ पर बालू का स्तूप बन जाते हैं। यहाँ पर इस साइड में क्या है, ये क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। ये छोटे बालू का स्तूप होते हैं। इन छोटे छोटे बालू का स्तूपों की जी आप बात करें इस साइड में, नीचे अगर आप बात कराने तो दूसरो जो पौधो है अठ अगर आप बात करा तो वो कोई पेड़ मान लेंगे आप, और इन पेड़ के अगली साइड में अठ की है बालू का स्तूप छोटो सो बन जाए, इन भी के कहें सबर काफिज। इस प्रकार जो बने हुए छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सबर काफिज कहा जाता है। तो यानी थारे समझ में आ गई होगी सुनी त्रिया, यानी सबर काफिज आप क्या न कहा, तो यानी देसी भाषा में आप बात करें तो छोटी छोटी झाड़ का जो की बोई और सिणिया हुए खींपड़ा हुए बंग आसपास जी तेज गति में पवन चाले तो बंग आगले पास जी रेत जी भेड़ी हो जाए, टिब्बो बन जाए, बिन के कहें बिन बोले सबर काफिज बालू का स्तूप।
तो यानी इस प्रकार झाड़ पौधे जो होते हैं छोटे मोटे, इनके आसपास जो छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, सब्र काफिज कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ तक जो अध्ययन किया है उनको मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। कल हम नए सिरे से तैयार करेंगे, यानी कल आपको पढ़ करके आना है जो अर्ध शोषक बालू का, अर्ध शोषक जो मरुस्थल है उनके बारे में। तो अर्ध शोषक मरुस्थल को कल हम 4 भागों में बांटेंगे, घाघर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।